हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक नए टॉपिक जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका पार्ट 2 नए टॉपिक के रूप में पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले जो टॉपिक हैं या पिछली जो क्लास है उसमें अपने आनुवंशिक अभियांत्रिकी जैव प्रौद्योगिकी का जो सामान्य परिचय है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जो टूल्स वगैरह हैं उनमें एंजाइम पढ़ रहे थे। और एंजाइमों में जो लयनकारी एंजाइम है वो पढ़े और विदलनकारी एंजाइमों के दो भाग पढ़े। दो भागों के अंतर्गत एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस पढ़े। अब हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी के विदलनकारी जो एंजाइम है उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एंजाइम होता है वो लेकर आ रहे हैं और वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इन्हें सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इनका बड़ा योगदान है। किस प्रकार से? पिछले अध्याय में एक्सोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनको सिरों से काटता है। एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि वो बीच में से काटता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये जो डीएनए के जो सूत्र हैं इन डीएनए सूत्रों को विशिष्ट स्थलों से काटता है। यानी कि जो पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उस डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन न्यूक्लियोटाइडों में विशिष्ट स्थलों की यानी कि अनुक्रमों की सीक्वेंस की पहचान करता है और फिर काटता है। वो एंजाइम कौन सा होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस। अब ये पहचानता कैसे हैं, ये इसके विशिष्ट स्थल कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा खोजा गया? तो वो है हिंद सेकंड। सबसे पहला जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है वो है हिंद सेकंड। अब बात करते हैं यहाँ कि ये जो सीमाकारी है, जैसे एंडोन्यूक्लियस से पहले, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस अपने पहले भी पढ़े थे, तो ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस क्या है? तो ये कहां से नाम लिया गया है? सीमाकारी या प्रतिबंधन। तो देखो, काफी समय पहले की बात है, जैसे कहानी के तौर पर लेता हूं कि जो जीवाणु है इन जीवाणुओं को वायरस परेशान करते थे और वो जो वायरस है जीवाणु को परेशान करते हैं, इनको संक्रमित करते हैं, वो कहलाते हैं जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज है, ये क्या करते हैं या क्या करते थे कि एक प्रकार से जीवाणु को संक्रमित करते थे। तो इन जीवाणुओं में धीरे धीरे एक इस प्रकार का प्रतिरोधी गुण और इनके विरुद्ध प्रतिरोधी गुण उन विषाणु के प्रति यानी कि उन जीवाणुओं के प्रति एक प्रतिरोधी गुण, किसके कारण? इनमें विशेष प्रकार के एंजाइम बने, उनके कारण वो प्रतिरोधी गुण आया इन जीवाणुओं में। और वो जो एंजाइम है वो जो जीवाणु भोजी हैं इनका जो डीएनए वगैरह होता था तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था और खुद को बचा लेता था। तो ये जो एंजाइम बनते थे इन जीवाणुओं में उनको कहा गया सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब बात यह है कि वो केवल जीवाणु भोजी हैं, उन्हीं के डीएनए को कैसे काट पाते थे ये एंजाइम जो जीवाणु में बनते थे? हो सकता कि वो जीवाणु में जो खुद का डीएनए उसको भी तो काटा जा सकता था उनके द्वारा, लेकिन क्या है कि इस डीएनए में जीवाणु एक मिथाइल ग्रुप जो अपना डीएनए होता था जीवाणु का, तो उनमें वो मिथाइल ग्रुप जोड़ लेते थे, जिसके कारण पहचान हो जाती थी एंजाइम के द्वारा उस डीएनए की पहचान हो जाती थी। और बाकी जो शेष डीएनए था वो जीवाणु भोजियों का होता था, तो उसको यहाँ से पाचित कर देते थे ताकि जीवाणु अपने को संक्रमित होने से बचा सके।
इस कारण से इसका नाम पड़ा सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस। इनको आणविक केचिया भी कहा जाता है। जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है एक अच्छा कि इनको रासायनिक चाकू और या आणविक केचिया भी कहा जाता है। आणविक केचियों का मतलब ये है, आणविक यानी कि अणु। तो आपको पता है जैसे डीएनए है वो एक अणु होता है, तो उस डीएनए को काटने के लिए यानी कि उस अणु को काटने के लिए जो इस्तेमाल है जो एंजाइम है तो वो है सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस और इनको आणविक केचिया भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ था कि जो पहला जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा खोजा गया, तो वो आएगा हिंद सेकेंड। अब बात करते हैं पोलिंड्रोम। पोलिंड्रोम, ये पोलिंड्रोम क्या है? देखो, पोलिंड्रोम का अर्थ होता है कि अगर कोई ऐसा अक्षरों का कोई समूह है जिसको अगर फॉरवर्ड या बैकवर्ड यानी कि किसी भी अगर दिशा से पढ़ा जाए तो जो पढ़ने का जो अभिविन्यास है, दोनों तरफ से जो पढ़ने का अभिविन्यास है वो कॉमन हो, एक समान हो, तो उस चीज को कहा जाता है पोलिंड्रोम। तो यहां बात करें, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं पोलिंड्रोम का, मलयालम। एक यहां शब्द लिखा हुआ है मलयालम। ये जो मलयालम है ये 5 अक्षरों का समूह हो गया, और अगर इसको इस तरीके से पढ़े, फॉरवर्ड पढ़े तो वर्ड आ रहा है मलयालम, और अगर इसको इस तरीके से बैकवर्ड पढ़े तो भी इसका वर्ड आ रहा है मलयालम। यानी कि इस प्रकार का जो वर्ड है जिसका पढ़ने का अभिविन्यास दोनों तरफ से कॉमन होता है तो वो कहलाता है पोलिंड्रोम। तो यहाँ अगर और उदाहरणों की बात करें, जैसे मैडम है, जैसे जहाज है, तो ये एक प्रकार की पोलिंड्रोम है। अब ये चीज यहाँ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पढ़ा जाएगा डीएनए पोलिंड्रोम। डीएनए पोलिंड्रोम, डीएनए पोलिंड्रोम। डीएनए पोलिंड्रोम क्या होगा कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसका कोई ऐसा भाग जिसका दोनों दिशाओं में दोनों ओर से पढ़ने का अभिविन्यास एक समान हो तो वो डीएनए पोलिंड्रोम होगा। तो जब भी सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, ये जब डीएनए सूत्रों को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं तो ये जो विशिष्ट स्थल हैं यही क्या कहलाते हैं? डीएनए पोलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि जब ये एंजाइम डीएनए सूत्रों को काटता है तो फिर काटने के बाद में जो भाग होता है, ठीक है, वो डीएनए पोलिंड्रोम कहलाएगा, क्योंकि पढ़ने का अभिविन्यास एक समान ही होता है। अब जैसे डीएनए पोलिंड्रोम की बात करें तो एक जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है, हम यहाँ इसकी ध्रुवता दे देते हैं एक बार इसको इस तरीके से, इसकी ध्रुवता यहाँ इसमें जैसे नाइट्रोजन सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बारे में बात करें तो डीएनए स्ट्रैंड में आपको पता है कि अगर एक स्ट्रैंड है तो उसमें जैसे गुआनिन नाइट्रोजन क्षार है तो सामने साइटोसिन होगा, अगर एडेनिन है तो थाइमिन होगा, अगर थाइमिन है तो सामने एडेनिन होगा, और अगर साइटोसिन है तो गुआनिन होगा। तो यहाँ अगर इस डीएनए है तो इसको अगर पढ़ना है अपन को तो इसका एक जो स्ट्रैंड है, जो सिंगल स्ट्रैंड है, इसको देखते हैं तो इसकी ध्रुवता को पढ़ा जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ा जाएगा GAATTC। इसी प्रकार से यही ध्रुवता यानी कि यहां पढ़ा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, तो इधर भी अगर पढ़ेंगे अपन 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर तो वही सीक्वेंस इधर आ रहा है GAATTC, यानी कि इस तरफ से पढ़ा तो भी GAATTC, और अगर इस तरफ से पढ़ा तो भी GAATTC, यानी कि ये एक प्रकार का यहाँ क्या है? डीएनए पोलिंड्रोम है। तो इस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं
वो डीएनए जो खंड हैं उनको विशिष्ट अनुक्रमों की पहचान करके, नाइट्रोजन क्षारकों की पहचान करके और फिर उनको काटते हैं। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से इनको काटा किस प्रकार से जाता है, वो यहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए, एक सामान्यतः जो अधिकांशतः काम में लेने वाला जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो होता है इको R1। इससे पहले एक बार यहाँ पर इको R1 है तो ये RICOE ये क्या है, इनको पढ़ते हैं। तो जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस हैं इनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है, यानी कि नामकरण की पद्धति क्या है। तो देखिए, नामकरण की पद्धति है, इसमें सबसे पहले ये जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम का जो प्रथम अक्षर होता है वो उस जीवाणु से प्राप्त उसके वंश का होता है। यानी कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसको किस जीवाणु से प्राप्त किया है, उस जीवाणु का जो वंश है, ठीक है, तो उस एंजाइम में उस वंश का प्रथम लेटर होता है और इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो प्रथम अक्षर है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसके बाद में जो दो अक्षर आते हैं यानी कि दूसरा और तीसरा अक्षर वो उसकी जाति का होता है। यानी कि इस एंजाइम को जीवाणु की किस जाति से प्राप्त किया है वो होगा दूसरा और तीसरा अक्षर, और ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वंश हैं और जो जाति हैं तो इनको हमेशा इटैलिक यानी कि तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, इसके बाद में बात करें तो चौथा अक्षर आता है उस जीवाणु के प्रभेद का। यहां जैसे अगर देखा जाए तो चौथा अक्षर कौन सा हुआ, ये वाला R। तो यहाँ ये R क्या है, इस एंजाइम में ये R क्या है, ये R है उस जीवाणु का प्रभेद, स्ट्रैंड। प्रभेद का मतलब ये हुआ कि जैसे स्कूल में कक्षा 12, अब कक्षा 12 है लेकिन कक्षा 12 में अलग अलग प्रकार के संकाय होते हैं, कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, वाणिज्य संकाय है। इसी प्रकार से यहाँ कि इसको कौन से जीवाणु से प्राप्त किया गया, लेकिन हो सकता है कि उसका जैसे उस जीवाणु का अब इसी रीकिया जैसे कोलाई है उससे इस एंजाइम को प्राप्त किया गया है, तो इसी रीकिया कोलाई उसका हो सकता है कि रंग अलग हो, किसी दूसरे इसी रीकिया कोलाई से उस जीवाणु का रंग अलग हो, तो ये उसके अलग अलग प्रभेद हुए। तो चौथा अक्षर वो हमेशा उस जीवाणु के प्रभेद का आता है। और फिर आता है जो लास्ट में है वो आता है रोमन अंक। रोमन अंक का मतलब ये हुआ कि उस जीवाणु से जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है उसको कितनी बार प्राप्त किया है, तो वो उसका रोमन अंक वहां लिखा जाता है। तो यहाँ अगर इस उदाहरण की बात करें, जैसे यहाँ एक एंजाइम लिखा हुआ सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है इको आर फर्स्ट। तो ये जो इको आर फर्स्ट है इसमें ई, तो प्रथम अक्षर ई तो क्या हुआ, ई इसका वंश, यानी कि इसी रीकिया, तो इसी रीकिया हुआ इसका वंश, जिसको अपन ने यहाँ किसमें लिखा है, कैपिटल लेटर में। इसके बाद में इसके जो दो अक्षर हैं आगे वाले, यानी कि दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा है ये इसकी जाति के होंगे, यानी कि इस एंजाइम को कौन सी जीवाणु से प्राप्त किया, इसी रीकिया वंश से, और कोलाई इसकी क्या है, जाति है, तो यह कोलाई है, उसका है दूसरा और तीसरा अक्षर। चौथा आर इसका प्रभेद है, और फिर इसका रोमन अंक है फर्स्ट। तो ये जैसे एक एंजाइम है इको आर फर्स्ट, जिसको इसी रीकिया कोलाई जो जीवाणु होता है इससे इसको प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार से जैसे एक उदाहरण और देखें कि अभी जो पढ़ा था अपने सबसे पहले जो खोजा गया जो एंजाइम था
हिंद। सेकेंड एंडोन्यूक्लियेज। तो ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है इसमें अगर देखें जैसे कि H, तो ये तो एंजाइम हुआ और इसका जो H है ये हीमोफिलस, जो जीवाणु है उसका वंश है हीमोफिलस, और इन्फ्लुएंजी इसकी प्रजाति जिसका दूसरा और तीसरा स्मॉल लेटर्स, डी इसका प्रभेद हो जाएगा और सेकेंड इसका रोमन अंक हो जाएगा। जैसे BAMH फर्स्ट, ये भी उसी तरीके से इसमें भी कि ये तो इसका वंश हो गया बेसिलस है। AM एमाइलो लिक्विफेशियन, ये इसका जैसे जाति हो गई, 2 अक्षर हो गए इसके, H इसका प्रभेद हो गया और फर्स्ट इसका रोमन अंक हो गया। तो इस प्रकार से जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं इनका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ एक एंजाइम पढ़ा अपने इकोआर फर्स्ट। अभी बात कर रहे थे कि जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं तो ये क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड को विशिष्ट अनुक्रमों की सहायता से, यानी कि उनको पहचान कर, अनुक्रमों को, सीक्वेंस को पहचान कर और फिर काटते हैं। जैसे अगर यहां बात करें अपन, तो मैं यहां लिख देता हूं एंजाइम और यहां उसका जो अभिज्ञान अनुक्रम है, यानी कि अभिज्ञान जो क्रम है वो, और यहां लिख देता हूं जैसे उसका विदलित भाग। सबसे पहले जैसे इसी को ले लेते हैं कि सीमाकारी एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा हुआ, तो ये है इकोआर फर्स्ट। तो इकोआर फर्स्ट यानी कि जो इकोआर 1 एंजाइम है ये डीएनए स्ट्रैंड को कहां से और कौन से सीक्वेंस में से काटेगा, तो इसका अभिज्ञान क्रम होगा, अनुक्रम होगा। अब ये हमेशा डीएनए स्ट्रैंड को इस तरीके से GAATTC, ये यहां मैं प्राइमता भी लिख देता हूं इसकी, और अगर देखा जाए तो दूसरी ओर हो जाएगा GAATTC। अब आपको पता है कि हमेशा साइटोसिन के सामने ग्वानिन रहेगा, थायमिन के सामने एडेनिन रहेगा। तो यहां से देखो जैसे जो इकोआर फर्स्ट जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस है ये डीएनए स्ट्रैंड को हमेशा इसी अनुक्रम से काटेगा। इसी अनुक्रम का मतलब ये हुआ कि इसका विदलित जो भाग देखे ना यहां से, जैसे ये यहां से इसको पृथक कर रहा है, G और A के बीच में से इसको पृथक कर रहा है, तो इसका अगर यहां से विदलित भाग देखें तो विदलित भाग इसका क्या रहा, एक तरफ तो रहा जैसे G यहां से, और इससे जुड़ा हुआ साइटोसिन, और इसका ये वाला भाग रह गया TAA, एक भाग ये हो गया इस तरीके से। अगर इसका दूसरा भाग देखें विदलित तो वो यहां से कौन सा रहा, ये रहा यहां से ATTC और G। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां बुक्स में ऐसे लिखा आता है कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस जब डीएनए खंडों को काटता है तो वहां चिपचिपे सिरे बन जाते हैं, यानी कि स्ट्रिकी एंड्स बन जाते हैं। तो ये चिपचिपे सिरे या स्ट्रिकी एंड्स क्यों बनते हैं, तो जब यहां से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और कौन सा एंडोन्यूक्लियस, जैसे एक बार फर्स्ट अगर डीएनए स्ट्रैंड को इस तरीके से यहां से काट रहा है तो ये जो चिपचिपा सिरा बना है तो इसको जोड़ने में आसानी रहती है। फिर चिपचिपे सिरे को स्ट्रिकी एंड को जोड़ने में आसानी रहती है, और जोड़ने के लिए अभी आगे अपन पढ़ेंगे कि लाइगेज एंजाइम कहां में लिया जाता है। तो वो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इसको आसानी से जोड़ सकता है जब यहाँ चिपचिपा सिरा बना है। तो एक तरफ तो जैसे यहाँ बना इस तरीके से अनुक्रम ये वाला, दूसरा बना इस तरीके से। अब अपन बात करते हैं जब आरडीएनए बनाया जाता है तभी बात कर रहे थे कि एक तो विजातीय डीएनए है उसका भाग काटा जाएगा, और एक तो वेक्टर डीएनए होता है वाहक डीएनए, तो उसका भाग काटा जाएगा। दोनों में एक ही प्रकार का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि जैसे वेक्टर डीएनए है, यहाँ बात करें तो विजातीय डीएनए है जैसे,
ये फॉरेन डीएनए और ये जैसे वेक्टर डीएनए। तो दोनों में डीएनए खंडों को काटने के लिए एक ही प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे यहाँ फॉरेन डीएनए में इस एंजाइम को काम में लिया है तो ये यहाँ से इसको इस तरीके से काटेगा, यानी कि इसका कटा हुआ भाग हमेशा यही बनेगा। इक्वार फर्स्ट का कटा हुआ भाग हमेशा यही बनेगा। अब अगर यहाँ वाहक हैं तो वाहक में डीएनए खंड को काटने के लिए अगर दूसरा एंजाइम काम में ले रहे हैं तो उसका दूसरा स्टिकी एंड ये नहीं बन पाएगा। और अगर ये नहीं बन पाएगा तो वो क्या है कि विजातीय डीएनए के साथ में फिर सीधे तरीके से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वहां यह अनुक्रम नहीं होगा। तो अगर इको आर फर्स्ट है फॉरेनर डीएनए को इस तरीके से काट रहा है तो आपको पता है कि जो वेक्टर डीएनए उसको भी सेम इसी तरीके से काटेगा, और जब सेम इसी तरीके से काटेगा तो ये आपस में आसानी से जुड़ सकते हैं। जैसे अभी इसको देखा जाए ना तो ये आसानी से जुड़ जाएगा। यहाँ दोनों जो चिपचिपे सिरे हैं वो लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिए जाएंगे और ये वापस एक बार इनको अगर यहाँ कंफर्म करें, जैसे ये इसका एंड इस तरीके से बना है और इसका एंड इस तरीके से है, तो दोनों को साथ में जोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो जी है ये इस तरीके से यहाँ इन नाइट्रोजन के साथ होकर अनुक्रम में, अब इसको ला के अपन यहाँ इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो बना है कि जैसे ग्वानिन के सामने साइटोसिन आ गया, एडेनिन के सामने थाइमिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, थाइमिन के सामने एडेनिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो इस तरीके से जब डीएनए को काटा जाता है सीमाकारी एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि फॉरेनर डीएनए यानी कि विजातीय डीएनए को जिस एंजाइम से काटा जाता है उसी एंजाइम से हमेशा वेक्टर यानी कि वाहक डीएनए को काटा जाता है। तो यहाँ बात करते हैं एक बार वापस कि इको आर फर्स्ट है उसका अभिज्ञान क्रम याद रखना हमेशा यही। कई प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं वहां की इको आर फर्स्ट द्वारा काटा गया डीएनए खंड है, तो उसमें याद रखना हमेशा इसी प्रकार का ये अनुक्रम आपको याद रखना है कि GAATTC हमेशा ये जो अनुक्रम होगा यहाँ से कौन सा सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मिल जाएगा, इको आर फर्स्ट का मिल जाएगा। इसके अगर बाद में बात करें तो फिर आता है हिंद थर्ड। एक उदाहरण और देख लेते हैं। हिंद थर्ड ये एंजाइम क्या करता है, इसका जो अभिज्ञान क्रम है वो यहां से हो जाएगा AAGCTT। ये इसकी प्राइमता अपन यहां निर्धारित कर लेते हैं इस तरीके से। और आपको बता भी यहाँ सामने क्या हो जाएगा, यहाँ एडेनिन आ जाएगा, यहाँ भी एडेनिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन और यहाँ फिर थाइमिन और यहाँ भी थाइमिन। अब देखो यहाँ जब काटने का अनुक्रम होगा यानी कि जब भी कोई डीएनए खंड है उसमें जहां भी डीएनए खंड में ये अनुक्रम होगा तो वहां काटने के लिए फिर ये एंजाइम काम में नहीं आएगा, फिर आएगा हिंद थर्ड। और इसको इस तरीके से फिर स्ट्री के एंड के रूप में, स्ट्री के एंड का मतलब आप लोग समझ गए कि चिपचिपे सिरे के रूप में इस तरीके से इसको विलगित किया जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ जो इसका वितरित भाग है वो हो जाएगा A, इधर हो जाएगा T और सामने देखें तो T, फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा G, फिर A और फिर A। और जो दूसरा वितरित भाग है ये रह जाएगा और इसको फिर लाइगेज एंजाइम की सहायता से आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ एक एंजाइम हुआ हिंद थर्ड। अब ध्यान में यहाँ ये रखना है जैसे मैं पूरी तरीके से एक ये डीएनए खंड है, ठीक है। इस डीएनए खंड में मैं यहाँ सीक्वेंस लिख देता हूं इस तरीके से। यहाँ इसमें सीक्वेंस लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ AAGCTT, फिर आगे मैंने लिख दिया जैसे A फिर T, ठीक है। और सामने आ जाएंगे आपको थाइमिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, ठीक है। अब देखिए जैसे ये डीएनए खंड है इसको काटना है तो कौन सा एंजाइम काम में लिया जाएगा यहाँ, या इस डीएनए खंड में यहाँ से इसको पृथक करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये सीक्वेंस से संबंधित कौन सा एंजाइम है, AAGCTT। तो इससे संबंधित कौन सा एंजाइम, हिंद थर्ड, या फिर इको आर फर्स्ट काम में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं, आज हमने देखा कि सबसे जो पहला
जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो था हिंद सेकेंड। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो प्रतिबंधन जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनको आणविक कैंचिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए अणुओं को काटते हैं। फिर पढ़ा अपन ने कि ये विशिष्ट स्थलों से काटते हैं जिनको पोलिंड्रोम कहते हैं, यानी कि डीएनए पोलिंड्रोम कहा जाता है। डीएनए पोलिंड्रोम है। इसके बाद में देखा कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है इनका नामकरण कैसे किया गया है। उदाहरण देखें कि कौन कौन से जैसे प्रतिबंधन एंजाइम है उनका किस तरीके से नामकरण किया गया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें जो अनुवंशिक अभियांत्रिकी हैं तो इसके जो आगे के टूल्स हैं वो देखेंगे, जिसमें जो पढ़ रहे थे कि ये तो अभी पहला पार्ट हुआ है जो भी एंजाइमों को हुआ, और एंजाइमों भी अभी केवल 2 एंजाइम अपन ने पढ़े, तो लयनकारी और एक विदलनकारी। अब आगे संश्लेषी एंजाइम कौन से हैं, जोड़ने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, और आगे बात करें तो क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम कौन से होते हैं, उन एंजाइमों के बारे में बात करेंगे। और फिर जो जैसे विजातीय जो डीएनए है वाहक डीएनए है और जो प्रपोजिटिव होस्ट सेल होती है उनके बारे में आगे की कक्षाओं में अपन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है आप घर बैठ के इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। जो भी जिस प्रकार के नए नए क्वेश्चन बनते हैं, अगर जहाँ जो समस्या आ रही है तो आप वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जो कोई टॉपिक है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम और आगे उससे संबंधित वीडियो बना सकें। और कभी भी कोई सी भी सब्जेक्ट का वीडियो हो उसको कभी भी स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करते हो तो उसमें अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है वो रह जाता, हो सकता है कि वो एग्जाम में आए, तो कभी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। हमेशा हर जो सेकंड है उसको ध्यान में लेके फिर चलना है। तो इसी तरीके से और अगर आपको अच्छे वीडियो प्राप्त करने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए से नए आपको अपडेट प्राप्त इसके होते रहे और अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।